इकोनोशास्त्र इकोनोशास्त्र ठीक है, बेसिकली नाम तो गलती है बट दिस इकोनोशास्त्रीय। और आज का मेरा टॉपिक है डिमांड। ठीक है, बेसिकली आज हम डिमांड के बारे में समझेंगे, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से देखा जाए। सो फर्स्ट सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डिमांड। तो सबसे पहले डिमांड का डेफिनेशन देखेंगे कि डिमांड है क्या, डेफिनेशन क्या है उसका। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that consumers are willing to buy and able to buy at a particular time period। ठीक है, यहाँ हम लोग समझेंगे कि डिमांड है क्या। ठीक है, डिमांड का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग। हर कोई इंसान चाहता है कोई भी गुड्स को खरीदना या कोई भी सर्विसेज को पाना, बट उसके लिए उसका क्या होना जरूरी है, एबल, मतलब सक्षम होना भी जरूरी है। ठीक है, और उसी टाइम में होना जरूरी है जब उसको जरूरत हो, तब वो डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो डिमांड इंसान कब करता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को डिमांड इंसान कब करता है, जब वो एबल हो, और उसी समय एबल हो जब उसका जरूरत हो, तभी वो डिमांड कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब इंसान का इच्छा हो बट ही कांट एबल, ठीक है, तो वो डिमांड नहीं कहलाता, वो बेगिंग होता है, बेगिंग करना। आई आई एम एबल, ठीक है, बट आई डोंट वांट, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। मेरे को वांट है, मेरे को चाहिए वो चीज, और मेरे पास पैसा भी है, मतलब मैं एबल मतलब मेरे पास पैसा भी है, और उसी समय जब मेरे को सच चाहिए तब वो डिमांड कहलाएगा। यदि हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, तो क्या माइंड सेटअप से जाते हैं कि कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करना या डिमांड करना। ठीक है, तो आप जब डिमांड करते हो कोई चीज को, ठीक है, तो आपके पास उस समय क्या होता है, आप एबल होते हो, पैसे होते हैं ना, उसी समय होना जरूरी है जब आप कोई चीज को डिमांड करते हो या ऑर्डर करते हो, तो बेसिकली डिमांड करते हो। ठीक है, तो डिमांड का डेफिनेशन सिंपल है। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट consumer are willing to buy and able to buy at a particular time period। ठीक है, मतलब उसी समय वो खरीदने के लिए सक्षम हो जो चीज को चाहता है, तो बेसिकली डिमांड है। तो हो गया डिमांड का डिफिनेशन। अब डिमांड के डिफिनेशन के बाद हम समझेंगे कि इफेक्टिव फैक्टर्स और डिमांड, कौन कौन से इफेक्टिव फैक्टर्स है डिमांड के। तो पहला जो इफेक्टिव फैक्टर्स है वो डिमांड का प्राइस रिलेटेड रिलेटेड गुड्स। ठीक है, ऐसा प्राइस, ठीक है, जिसका ऐसा गुड्स जिसका प्राइस फ्लक्चुएट होता हो। ठीक है, और प्राइस से रिलेटेड कौन कौन गुड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इट्स प्रिंसिपल रिलेटेड गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो प्राइस रिलेटेड होता है, बेसिकली मतलब जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है या रिलेट करता है, ठीक है, किस गुड्स से रिलेट कर सकता है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से, दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स से। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है बेसिकली, ठीक है, व्हेन गुड्स प्राइस इंक्रीज of one leads to decrease in a quantity demands of other। ठीक है, जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो गुड्स है उसका जो क्वांटिटी का डिमांड है वो घट जाता है। ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं। जैसे समझ के चलिए, यदि पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, ठीक है, तो कार का जो डिमांड है वो घट जाएगा। उसी तरह सॉफ्टवेयर महंगा हो जाए तो कंप्यूटर का डिमांड घट जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में का डिमांड, जैसे समझ लीजिए कंप्यूटर सस्ता है लेकिन सॉफ्टवेयर महंगा है, तो कंप्यूटर का डिमांड जो है बेसिकली मार्केट में कम हो जाएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर महंगा है। उसी तरह पेट्रोल यदि महंगा हो जाए, ठीक है, तो कार यदि सस्ता भी हो जाए तो कार का रेट जो है वो कार का जो डिमांड है वो घट जाते हैं। ठीक है,
उससे डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट में उसका रेट कम है या नहीं है, क्योंकि उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए और फ्यूल का रेट ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कार का रेट चाहे कम हो जाए लेकिन उसका डिमांड कम हो जाता है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड में बोलते हैं कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एक गुड्स जिसका रेट कम हो जाए, सॉरी जिसका रेट ज़्यादा हो जाए, तो दूसरा उससे इफेक्टेड हो जाएगा, दूसरा जो गुड्स है वो इफेक्टेड हो जाएगा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड कहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के साथ जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। हिंदी बोला जाए विपरीत रिलेशन है, ठीक है। यदि किसी का रेट बढ़ता है, जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कार और बाइक्स का रेट, कार और बाइक का डिमांड गिरेगा, चाहे उसका रेट कितना भी बढ़ा दिए, ठीक है। उसी तरह यदि सॉफ्टवेयर का रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कंप्यूटर का रेट हम लोग कम कर दे, फिर भी उसका जो डिमांड है कंप्यूटर का वो घट जाता है। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड है क्या? When a price of goods are increased, then one lead to an increase in another quantity, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि कोई भी चीज का दाम बढ़ जाए तो हम लोग उसके अलावा दूसरे चीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है, मतलब यदि समझ लीजिए चाय का रेट ज्यादा हो जाए तो हम लोग उसका बदले क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉफी को। यदि चाय का दाम ज्यादा हो जाए तो हम लोग कॉफी का इस्तेमाल करेंगे, यदि कॉफी का रेट ज्यादा हो जाए तो हम लोग टी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डिमांड, वो हमेशा बढ़ा ही रहेगा, इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है। चाहे कोई भी गुड्स का रेट बढ़ जाए, चाहे वो चाय का रेट बढ़ जाए या कॉफी का रेट बढ़ जाए, लेकिन जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ा ही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा या बढ़ा रहेगा बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, उसके बदले मेरे पास ऑप्शन है, एक तरह से ऑप्शन बोल सकते हैं, मेरे पास उसका अलग ऑप्शन है, ठीक है, अल्टरनेटिव है। मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है? यदि हम टी के अल्टरनेटिव है कॉफी, और कॉफी का अल्टरनेटिव टी, ठीक है। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड यही है। सेकंड फैक्टर क्या है? ठीक है, सेकंड फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सॉरी इनकम ऑफ कंज्यूमर, सॉरी इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है हमको ये लगता है कि कंज्यूमर का इनकम भी डिपेंड करता है डिमांड पे, ठीक है। कंज्यूमर्स इनकम इज इफेक्ट ऑफ परचेजिंग पावर, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एरिया, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, ठीक है। कंज्यूमर का जो इनकम है वो डिफाइन करता है कि उसका परचेजिंग पावर क्या होगा, वो क्या चीज खरीद सकता है, क्या नहीं खरीद सकता, और ये डिपेंड भी करता है किस पे? उसका एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया का मतलब कि कौन से एरिया में रह रहा है, जैसे रूरल एरिया या अर्बन एरिया। ऑब्वियसली हम लोग समझ सकेंगे, जानते ही होंगे कि अर्बन एरिया में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मतलब वहाँ का अर्निंग ज़्यादा है कंपेयरिंग टू रूरल एरिया। अर्बन एरिया का अर्निंग ज़्यादा है कंपेयरिंग टू रूरल एरिया। सो यदि हम रूरल एरिया का परचेसिंग पावर बोला तो जाए, रूरल एरिया का परचेसिंग पावर ज़्यादा होगा, सॉरी रूरल एरिया का परचेसिंग पावर कम होगा, ठीक है, किससे? अर्बन एरिया। मतलब अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ अर्निंग ज़्यादा है, वहाँ परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा। यदि उसके हिसाब से यदि उल्टा देखा जाए तो रूरल एरियाज में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है, जहाँ अर्निंग कम है, जहाँ इनकम कम है, तो वहाँ परचेजिंग पावर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ अर्निंग भी डिमांड को प्रॉपरली इफेक्ट करता है। तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर, दिस इज द दैट इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे इफेक्ट करता है डिमांड को, इसको समझेंगे। Economic policy of government also affect the demand of communities. If government impose the tax of various communities, जो taxes है वो कैसा है? VAT, excise duty, etc. Then the demand of this community are fall. ठीक है, जो डिमांड होगा बेसिकली उस कम्युनिटी का वो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। यदि हम इस सबको, यदि टैक्सेस को यदि फैट बढ़ाया जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगा? और ऑब्वियसली फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना है, ठीक है। कि यदि हम गवर्नमेंट पॉलिसी
गवर्नमेंट यदि टैक्स को इम्पोज करते हैं, ठीक है, और कोई भी कम्युनिटी में वैट, एक्साइज ड्यूटी या कोई भी टैक्स को इम्पोज करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो डिमांड है किसी भी कम्युनिटी का वो गिर जाएगा। सो इट इज ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड। गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिमांड को इफेक्ट कर सकता है। दिस इज द फोर्थ फैक्टर्स ऑफ डिमांड। तो क्या है फोर्थ फैक्टर? क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है। तो क्लाइमेट किस तरह करके डिमांड पे इफेक्ट करता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डिमांड ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। डिफरेंट क्लाइमेट्स रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हर एक क्लाइमेट में हम लोगों को अलग अलग तरह के गुड्स का जरूरत होता है, ठीक है। जैसे इन अ कोल्ड द डिमांड इंक्रीज सॉरी इन अ कोल्ड इंक्रीज द डिमांड ऑफ हीटर, ठीक है। जिस समय ठंडा का समय आता है तो हम लोग ज़्यादा डिमांड किसका हो जाता है? हीटर का, ठीक है। और गर्म हॉट ड्रिंक्स हो गया, ये सब चीज़ का भी डिमांड बढ़ जाता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे सेम व्हेन अ समर इंक्रीज अ डिमांड ऑफ फैन एंड एयर कंडीशन ईटीसी, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे जिस समय गर्मी आता है तो उसका ऑपोजिट फैन का, ठीक है, एयर कंडीशन का जो डिमांड है वो कंटिन्यू लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हर एक क्लाइमेट में डिमांड जो है वो अलग होता है। तो क्लाइमेट भी एक तरह का फैक्टर है डिमांड को इफेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट, फैक्टर ऑफ डिमांड टोटली कंप्लीट हो गया। डिमांड का जो फंक्शन इक्वेशन है, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन मतलब हम लोग डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकल वे से, ठीक है। तो ये है फंक्शन इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या है पहला, इसको हमको समझना पड़ेगा कि डी द पावर ऑफ एन इक्वल टू एफ द फंक्शन एफ पी द पावर ऑफ एन पी वन पी द पावर ऑफ एन माइनस वन वाई पी ई एच जी, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट यहाँ किए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे डी किसको रिप्रेजेंट करा, डिमांड को। एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिटीज को, ठीक है, जो जो कम्युनिटीज का मतलब गुड्स के कम्युनिटीज, ठीक है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो कम्युनिटी को प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एन, ठीक है। एफ फंक्शन फंक्शनल रिलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एफ जो है वो डी और पी के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या फंक्शनल रिलेशन है, ठीक है। वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनकम को, ठीक। पी प्राइस को, पी द पावर वन कंटिन्यू टू पी द पावर एन माइनस वन, ये जो रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ ऑल कम्युनिटीज को, ठीक है। जितने जो कम्युनिटीज है उसके प्राइस को ये रिप्रेजेंट करता है पी द पी वन टू पावर ऑफ पी माइनस वन, ठीक है। पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेस्ट को, टेस्ट का मतलब लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। ई है, ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेशन को, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर में हमको क्या करना है, फ्यूचर में क्या खरीदना है, ठीक है, फ्यूचर में किस चीज का डिमांड बढ़ेगा। तो ई जो है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ई। एच रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, और जी जो है रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को। तो हम लोग क्लियर हो गए, फिर से एक बार कर दे रहे हैं। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को, एफ पर्सनल रिलेशन को, एन कम्युनिटीज को, डी जो है डिमांड को, और पी है जो प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम लोग को इतना ही समझना है कि जो फंक्शन है उसको हम लोग को प्रॉपर्ली समझ लेना है कि सॉरी फंक्शन फंक्शनल इक्वेशन को प्रॉपर्ली हम लोग को समझ लेना कि डी द पावर ऑफ एन इक्वल टू एफ इज infinite comma p the power of n p minus p the power of 1 instead of p the power n minus 1 y t e g h, ठीक है। इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो मैथमेटिक्स सॉरी डिमांड के जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर्व को समझेंगे कि व्हाट इज डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व है क्या? डिमांड कर्व इज शोज हाउ मच ऑफ गुड्स consumers are willing to buy as the price per unit change, ठीक है। इसे बोला जा रहा है डिमांड कर्व है क्या, कि जब कोई भी गुड्स को कंज्यूमर खरीदने का इच्छा करता है और खरीदने का इच्छा करता है, ठीक है,
लेकिन उसके पास जो प्राइस है वो लिमिटेड है, तो कितना खरीद सकता है उस प्राइस में। तो डिमांड कर्व बेसिकली एक तरह से वो रिप्रेजेंटेशन करता है, समझ लीजिए कि मेरे पास एबिलिटी है खरीदने का, लेकिन हम कितना खरीद सकते हैं कोई चीज को। ठीक है, यदि आज हम समोसा खरीद सकते, मेरा वांट है 10 समोसा खाने का या 5 समोसा खाने का, लेकिन मेरा एबिलिटी कितना है वो भी डिपेंड करता है ना। मेरे पास 2 समोसा खरीदने का एबिलिटी है, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि आपका पास एबिलिटी कितना है, आपका इच्छा होना अलग है, लेकिन आप कितना एबल है खरीदने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप डिमांड कर्व से ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिमांड का मतलब बेसिकली हम लोग समझे ही थे, लेकिन डिमांड कर्व इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, इसमें आप इच्छा है आपको, ठीक है, यू कैन एबल, ठीक है, आपको इच्छा है खाने का, ठीक है, बट आप कितना खा सकते हो, कितना खरीद सकते हो, सॉरी कितना खरीद सकते हो, ये डिपेंड करता है। आप डिमांड कर्व से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन भी है, उसको हम लोग देखेंगे। क्यू डी इक्वल टू क्यू डी ब्रैकेट में पी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये भी बता रहा है। क्यू इज द क्वांटिटी, ठीक है, डी इक्वल टू डिमांड। तो यहाँ क्यू डी का मतलब है द डिमांड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी चीज का हम डिमांड करते हैं उसका क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यू डी जो है वो किसी भी डिमांड किसी भी डिमांडेड क्वांटिटी पे को डिमांड करता है। समझ लीजिए समोसा का डिमांड आप जो कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो डिपेंड यहाँ दिखा रहा है कि आप कोई चीज को डिमांड कर रहे हैं उस क्वांटिटी का। ठीक है, लेकिन उसका प्राइस क्या है वो यहाँ दिखा रहा है, क्यू डी द पावर ऑफ पी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे उस चीज को, इसका प्राइस है, ये जो है उस क्वांटिटी का या उस जिसका आप डिमांड कर रहे हो उसका प्राइस है। जैसे क्यू डी आप डिमांड किए, ठीक है, तो क्यू डी का जो प्राइस है वो जो क्यू डी द पावर ऑफ पी, तो नॉट अ पावर ऑफ, इट इज अ पी। ठीक है, तो ये जो है डिमांड है उस क्वांटिटी का जो आप डिमांड करते हो, और वो है, ये है जो प्राइस, ठीक है, जिस क्वांटिटी में आप डिमांड करते हो, बस ये है। अब हम ग्राफिकल वे से समझेंगे कि डिमांड कर्व कैसे वर्क करता है। अब हम लोग डिमांड कर्व को ग्राफिकल वे से देखेंगे, वे से समझेंगे कि ग्राफिकल वे में कैसे होता है डिमांड कर्व। समझ के चलिए कि P1 जो है वो प्राइस ऑफ किसी भी क्वांटिटी का, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है। समझ लीजिए P1 का जगह 1 पकड़ के चलिए, जब इसका दाम P1 था, ठीक है, तो हम कितना खरीद सकते थे उसको, मेरा जो क्वांटिटी था 2, हम 2 खरीदने के कैपेबिलिटी था। जब किसी प्रोडक्ट का मतलब किसी प्रोडक्ट का दाम सपोज दैट 1 रुपया था, तो उसको हम कितना खरीद सकते थे, 2। लेकिन जब उस प्रोडक्ट का दाम 2 रुपया हो गया तो हम कितना खरीद पा रहे हैं, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिमांड चेंज हो गया। कैसे, प्राइस चेंज होने पर। ठीक है, प्राइस कब, प्राइस जब चेंज हुआ तो मेरा डिमांड भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपरली रिप्रेजेंट किए। देखिए P2, ठीक है, यहाँ जो P2 है, ठीक है, P2 जब हुआ मतलब कोई भी प्रोडक्ट का रेट 2 रुपया हो गया प्राइस। ठीक है, तो अब हम उसको कितना खरीद सकते हैं, 1 खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 रुपया ही है। ये कंडीशन कब वेरी करेगा, जब आपका इनकम भी कांस्टेंट हो। ठीक है, इनकम यदि कांस्टेंट होता है तो ये थ्योरी काम करता है। ठीक है, यदि आपके पास 2 रुपया ही है, ठीक है, तो आप कितना खरीद सकते हैं, 1। लेकिन जब आपके पास 1 रुपया आ जाए, जब उस प्रोडक्ट का दाम 1 रुपया था, तो आप कितना खरीद सकते थे उस समय, 2 खरीद सकते थे, Q2। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसी में इसको ही समझेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, किस पॉइंट में हम लोग किस सिचुएशन में थे, जैसे P1 का समय में, ठीक है, ये जो कर्व बन रहा है इस तरह बन रहा है, और ये जो कर्व बन रहा है इसको और इसको मैच करके कर रहे हैं। ठीक है, मतलब P2 और Q2 को। ठीक है, ये इसलिए दिखाते हैं कि कभी भी उस सिचुएशन P2 का सिचुएशन में, मतलब जब प्राइस 2 रुपया था, ठीक है, तो हम 2 क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो इसको मैच कब कर सकते हैं, जब इनकम, ठीक है, इस लाइन को हम बोल सकते हैं एक तरह से इनकम, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, बेसिकली इनकम। ठीक है, ठीक है, इसको सिर्फ हम बोल सकते हैं इनकम। यदि इनकम वेरी करेगा, ये यदि लाइन इनकम तरह को ही रिप्रेजेंट करता है, यदि इस इनकम लाइन वेरी करेगा तो क्वांटिटी को हम
मैच कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट कंडीशन में ही है। ठीक है, ये कांस्टेंट कंडीशन में है कि पी द पावर, जब कोई भी प्रोडक्ट का दाम 2 रुपए हो तो हम एक खरीद सकते हैं, लेकिन जब उस प्रोडक्ट का दाम 1 रुपया हो जाए तो हम उसको 2 खरीद सकते हैं। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। ये है जस्ट ग्राफिक ऑफ डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व इज कंप्लीट। तो इसके साथ डिमांड में 2 चीज आज मैंने करवाया, डिमांड, ठीक है, उसके फैक्टर्स, और डिमांड कर्व और उसके ग्राफिक। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी समझेंगे कि कैसे है। बस आज के लिए बस इतना ही। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।